चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके साथ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे दो चीजें। एक तो ये कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है सर आपकी जिसमें आवाज नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट। जी, अब आ रही है आवाज? जी जी ऐसे अब बताइएगा, अब आवाज में बेहतरी आई है कि नहीं? हाँ जी सर, अब आवाज आ रही है। ऑलराइट। सो हम ये बात कर रहे थे कि हम लोगों ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आज डिस्कस करना है कि एक्चुअली इसका मैकेनिज्म क्या होता है। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलर पार्ट है उसको डिस्कस करना होगा। हमें पहले ये जानने की जरूरत है कि हमारे इस ग्लोमेरुलस के अंदर होता क्या है। ये जो ग्लोमेरुलस आपके सामने नजर आ रहा है, ये यही वाला पार्ट है जो कल हमने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया था। एक तरफ से इसके अंदर आने वाली आर्टरी जो कि इसमें ब्लड लेके आ रही है, जिसको हम ए से एफरेंट बोला था, और एक जाने वाली आर्टरी है जिसको हमने ई से इफरेंट बोला था। अब ये वाला पार्ट जो है, ये मैं आपको एनलार्ज इसका व्यू दिखा रहा हूँ, जो कि आपके सामने ये रहा। अब यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए कि जो आपका एफरेंट आर्टरियोल है, इसका ल्यूमेन कितना ब्रॉड है, और जो आपका इफरेंट आर्टरियोल है उसका ल्यूमेन कितना नैरो है। इफरेंट आर्टरियोल का देखिए नैरो ल्यूमेन है, और जो आप एफरेंट आर्टरियोल है उसका ब्रॉड ल्यूमेन। इस ब्रॉड ल्यूमन की वजह से और उस नैरो ल्यूमन की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो हमारे पास जितनी भी फिल्ट्रेशन होती है, हम इसको ये कह सकते हैं कि इट इज ऑल प्रेशर मीडिएटेड फिल्ट्रेशन। यहाँ पर कोई और ड्राइविंग फोर्स तो होती नहीं है। तो ड्राइविंग फोर्स यही है कि हमारे पास छोटे छोटे फिल्टर्स हैं जिसमें से हम अपने ब्लड को प्रेशर से गुजारते हैं, और हमारी किडनीज हमारे टोटल ब्लड के वॉल्यूम का हर वक्त 20% जो है वो कैरी कर रही होती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ मैं पहले आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होता, हम अपने ब्लड को फिल्टर ना करें और नाइट्रोजनस वेस्ट ना निकालें, तो क्या होगा? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा में यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई, अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा में यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो अपना वाटर लूज करना शुरू कर देंगे और श्रिंक हो जाएंगे, और उनकी क्रीनेशन हो सकती है। और हमारे रेड ब्लड सेल्स की क्रीनेशन का मतलब है कि हमारी शोर शॉर्ट डेथ। और ये क्रीनेशन सिर्फ रेड ब्लड सेल्स तक ही नहीं रुकेगी, बाकी सेल्स भी जो प्लाज्मा के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो क्रीनेट। ये ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने जो ब्लड का कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस रखें। राइट। तो आगे देखिए, अब हम आपको यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये वाला रेड ब्लड सेल नजर आ रहा है, ये देखिए दिस वन। और यही वाला पार्ट अब आपको यहाँ पर मैग्नीफाई होकर नजर आ रहा है। यहाँ पर आप सामने देखिए, एक तरफ आपके ल्यूमन है, ये वाला जो पार्ट है ये ल्यूमन है नेफ्रॉन का। ठीक है जी। यहाँ पर आपको पोडोसाइट सेल्स ऑफ कैप्सूल वॉल नजर आ रहे हैं। ये जो पोडोसाइट सेल्स होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं।
finger like projections. और ये प्रोजेक्शंस क्या फायदा देती हैं? बेसिकली हमारी इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को सपोर्ट दे रही होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये मॉलिक्यूलर सीव के तौर पे काम करती है। इट एक्ट्स लाइक अ मॉलिक्यूलर सीव। और ये मॉलिक्यूलर सीव अपने अंदर से कौन कौन सी चीजों को नहीं गुजरने देती? ये अपने अंदर से प्रोटीन्स को नहीं गुजरने देती, ब्लड सेल्स को नहीं गुजरने देती। इसके अलावा जो छोटी चीजें हैं वो गुजर सकती हैं। होता क्या है कि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कर देता है। और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे आपको होल्स नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे आपको होल्स नजर आ रहे हैं कैपिलरीज के अंदर, यहाँ से पुश होते हैं मटेरियल्स टुवर्ड्स पोडोसाइट्स एंड टुवर्ड्स ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन। और यहाँ पर आपको जो वापस जाता हुआ नजर आ रहा है, जो छोटा सा एरो नजर आ रहा है, ये सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली चीजों को पुश कर रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है आपको? हेलो? यस सर। ऑलराइट, तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमने ये मॉलिक्यूलर सीव तक डिस्कशन की थी। हम आपको ये बता रहे हैं कि बेसिकली जब यहाँ से प्रेशर जनरेट होता है तो प्रेशर ग्रेडियंट मटेरियल्स को भेज रहा होता है टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन। और जो हमारा ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन है वहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होना शुरू हो जाता है। लिहाजा सॉल्यूट्स की टेंडेंसी होती है कि वो मूव बैक करें हमारे ब्लड प्लाज्मा की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सॉल्यूट्स जो हैं वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और वो डाउन दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना चाहते हैं। और तो मटेरियल यहाँ से निकल के हमारे पास इस ल्यूमेन के अंदर आते हैं, हम उनको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द ल्यूमेन ऑफ कैप्सूल। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलस के अंदर से फिल्ट्रेट बाहर निकला है। सो बेसिकली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सीव का काम करती है, पोडोसाइट्स उसको सपोर्ट देने का काम करते हैं, और इस प्रेशर की वजह से जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल सकते हैं वो निकल जाते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बाहर निकलते हैं उनमें हमारे पास बेशुमार काम की चीजें भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड्स, सॉल्ट्स, vitamins etc. सो यहाँ पर इस तरीके से हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंप्लीट होती है। अब ये सारे का सारा मटेरियल हम यहाँ से बाहर निकालना तो अफोर्ड कर नहीं सकते, लिहाजा उसके बाद जो दूसरी स्टेज हमारे पास आती है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से शुरू होती है? अभी तक हम लोग जो पार्ट डिस्कस कर रहे थे बेटे
वो ये वाला पार्ट था जो कि ग्लोमेरुलस तक था, ये वाला। अब जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे शुरू रहता है, यानी वो यहाँ से ऑनवर्ड्स हमारे नेफ्रॉन के अंदर होता रहता है। ये जो ट्यूब्यूल आपने देखा कि जो बाहर को जा रहा है, ये यहीं से वापस नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? बिकॉज इसमें बहुत सारे मटेरियल्स को वापस लेना होता है, लिहाजा ये पूरी के पूरे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को सराउंड करता रहता है। अब यहाँ पर क्या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, हम इसको बारी बारी देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर हैं क्या क्या चीजें मौजूद। हमारे पास यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये विलाय मौजूद हैं, और ये विलाय क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एरिया ऑफ कांटेक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है। हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सेल्स एटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्राइफॉस्फेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एनर्जी किसने बनाई है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई है। और ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं। कैसे कम किया? कि ये देखिए कि ये पंप कर रहे हैं सोडियम को आउट इनसाइड द कैपिलरी ल्यूमेन। कैपिलरी ल्यूमेन के अंदर उसको पंप कर रहे हैं। ये देखिए, कि मैं इसको डार्क येलो कलर दे दिया। जब ये सोडियम को यहाँ से पंप आउट कर देते हैं, ठीक है जी, तो उसके बाद क्या होता है, वेरी क्लोज नियर बाय ब्लड प्लाज्मा रैपिडली रिमूव्स द एब्सॉर्ब्ड सोडियम, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। दिस हेल्प फर्दर अपटेक फ्रॉम द ल्यूमेन। ये क्या करते हैं, यहाँ पर जितना भी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स और सोडियम मौजूद होता है, ब्लड प्लाज्मा चूंकि फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करते हुए वो इसको अपने साथ आगे ले जाता है, लिहाजा ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं जाता, ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ आगे जाने लगता है। और तीसरे नंबर पर ये जो हमारे माइक्रोविलाय हैं, ये माइक्रोविलाय सरफेस एरिया को इंक्रीज करके रखते हैं, जिसकी वजह से सोल्यूट्स का अपटेक बढ़ता है। सोडियम पैसिवली मूव करता है सेल के अंदर डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। चूंकि यहाँ से सोडियम को रिमूव किया जाता रहा इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ब्लड, उसका फायदा ये हुआ कि ये वाला जो हमारा सेल है, यहाँ पर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली क्या हो गई, लो हो गई, कम हो गई। तो जब यहाँ पर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर जो सोडियम है उसने नेचुरली यहाँ से अंदर ही मूव करना है। और इसको अंदर मूव कौन करवा रहा है? इसको अंदर मूव करवा रही है को ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स। आपको याद है, आपने फोटोसिंथेसिस में फ्लोएम के अंदर भी को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, डू यू रिमेंबर दैट? हाँ जी। जी। तो बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह वहां पर को ट्रांसपोर्टर हाइड्रोजन आयन के साथ सुक्रोज को भी मूव करवा देता है, इसी तरह यहाँ पर जो को ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को भी एट द सेम टाइम मूव इन करवा देती हैं, जब ये सोडियम डाउन की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा होता है। अभी जब ये सोडियम डाउन की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है और उसके पीछे पीछे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स जा रहे हैं, तो यहाँ पर ढेर सारा वाटर, जो पानी है, वो भी इनको फॉलो करता है और पानी भी रीअब्सॉर्ब होने लगता है अल्टीमेटली इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा इसको एक मरतबा रीड कीजिए, इसको अंडरस्टैंड करें, फिर हम आगे चलते हैं।
जी बेटा, रीड आउट कर लिया आपने इसको? हाँ जी। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ऑलराइट। तो अभी हमने नेफ्रॉन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस किए। एक तो हमने ये डिस्कस किया कि हमारा ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पर क्या मामला होता है जहाँ पर अल्ट्राफाइनेशन हो रही है। दूसरे नंबर पर हमने अपने इस कॉन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल को डिस्कस किया कि इसके अंदर क्या हो रहा होता है। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है ये लूप ऑफ हैनले। इस लूप ऑफ हैनले में हमारे पास पहला पार्ट डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है और दूसरा पार्ट असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। अब हमें ये डिस्कस करना है कि लूप ऑफ हैनले में क्या होता है। याद रखिएगा कि जो लूप ऑफ हैनले है ये किडनी के कौन से पार्ट में है? ये किडनी के मेड्यूला में है, किडनी के कॉर्टेक्स में नहीं। और अभी तक हम जो दोनों चीजें डिस्कस कर रहे थे वो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर प्लेस होती है। तो अभी हम जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो किडनी के मेड्यूलरी पार्ट की करने वाले हैं और लूप ऑफ हैनले को देखेंगे कि लूप ऑफ हैनले क्या काम करता है। जी, ये जो लूप ऑफ हैनले है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। यानी हमारा यूरिन एक्स्ट्रा वाटर अपने अंदर से लूज ना कर दे, हम डिहाइड्रेट ना हो जाएं, उसमें लूप ऑफ हैनले का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कहा जाता है कि ये लूप ऑफ हैनले जितना बड़ा होगा, यानी इस लूप ऑफ हैनले का ये जो हेयर पिन लूप है ये जितना ज्यादा बड़ा होगा ये उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाएगा। खास तौर पे डेजर्ट में रहने वाले एनिमल, डेजर्ट ड्वेलर्स जो हैं या डेजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके ये लूप ऑफ हैंडले बहुत लंबे होते हैं बिकॉज दे रियली नीड टू कंजर्व वाटर इनसाइड देयर बॉडी। हम आम तौर पे अपनी बॉडी प्लाज्मा से 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो इवन 20 टाइम्स, 20 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज लूप्स ऑफ हैंडलिंग। तभी हम देखते हैं कि लूप ऑफ हैंडलिंग के अंदर होता क्या है। लूप ऑफ हैंडलिंग को स्टडी करने के लिए हम इसको नंबर 1 जो असेंडिंग लूप है वहां से डिस्कस करना शुरू करेंगे। मगर उससे पहले आप ये देखिए कि जो पार्ट आपको ब्लू नजर आ रहा है वो परमिएबल है टू सोडियम एंड वाटर। जो ब्लू पार्ट है वहां से सोडियम भी गुजर सकता है, पानी भी गुजर सकता है। लेकिन जो आपको रेड पार्ट नजर आ रहा है वो सोडियम के लिए तो परमिएबल है लेकिन वाटर के लिए इम्परमिएबल है, उसमें से पानी नहीं गुजर सकता। तो सबसे पहले हम जो असेंडिंग लूप है, जो रेड पार्ट है जहाँ से पानी नहीं गुजर सकता, उस पार्ट की बात करते हैं। इसके अंदर से सोडियम और क्लोराइड उनको एक्टिवली आउट निकाला जा रहा होता है, पानी तो निकल नहीं सकता। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम और क्लोराइड को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा होता है। ये सोडियम और क्लोराइड के यहाँ बाहर निकलने की वजह से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब ये इन्वायरमेंट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो डिसेंडिंग लूप से आने वाला वाटर है वो तो परमिएबल है, वो वाटर यहाँ से बाहर करने लगता है। नीचे आते आते वाटर बहुत मूव करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पर आते आते सोडियम और क्लोराइड जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई हो जाती है। सो इस जगह पर ये डिफ्यूज आउट कर रहे हैं, मगर ऊपर पहुंचते 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 जाए अब कम रह गई है। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते एक्टिव ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाती है, राइट।
सेकंड पार्ट, दिस रेजेस, जो मैंने आपको बता दिया, दिस रेजेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन टिश्यू फ्लूइड। ये वाला जो पार्ट है, ये टिश्यू फ्लूइड है, जो आप यहाँ पर देखिए, मैं दूसरी जगह पर इसको कलर कर, तो कलर ऐसे कि हो ही नहीं रहा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये सारे के सारे पार्ट में हाई सोडियम कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, ठीक है जी, सोडियम और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। दिस इन टर्न causes the loss of water from the sending link. ये देखिए sending link से पानी की वजह से बाहर आने की वजह, क्यों? Water is down the potential जाने। This loss of water concentrates sodium and chloride का यहाँ पहुंचते पहुंचते सोडियम और क्लोराइड वो कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको जो बताया कि ये डिफ्यूज आउट कर रहे हैं इन द लोअर पार्ट, और उसके बाद ये इसको हम काउंटर क्लंट मैकेनिज्म बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है जी। तो इसकी वजह से भी पानी बाहर निकलता है और जो वाटर रीअब्सॉर्ब होता है और जो हमारा यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस होता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये लिख रहा है, the tissue in the deeper layer of medulla contain a very concentrated solution of sodium and chloride and urea. As urine passes down the collecting duct, water can pass out of it by osmosis. The reabsorbed water is carried away by blood capillaries. अब हम ये वाला जो पार्ट है कि यहाँ से पानी बाहर कैसे आता है और कैसे रुकता है, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का इफेक्ट। उसके लिए हमें पूरा लेक्चर चाहिए होगा, मगर यहाँ तक हमने नेफ्रॉन को कवर अप कर लिया। यहाँ तक हमने नेफ्रॉन को कवर अप कर लिया और हमें पता चल गया कि हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हो रहा था, हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो रहा था, और हमारे लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या हो रहा था। यहाँ तक प्यारे बेटे आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं सर।